हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज का हमारा वीडियो है क्लास 11th हिंदी कोर का सिलेबस ओवरव्यू। क्लास 11th की हिंदी में क्या आ रहा है, कोर में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं जो पूरे साल आपको पढ़नी है। भाई सिलेबस का हमें पता तो होना चाहिए कि हमारे पास क्या है इस बार, तो सभी कुछ हम जानेंगे। तो आपकी क्लास 11th में हिंदी की 3 बुक चलती हैं, ठीक है। आरोह है, आरोह भाग 1, वितान भाग 1 और एक है बुक आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम, जो आपकी 11th और 12th की कंबाइंड है। तो ध्यान रखना है कि क्या क्या पोर्शन हमको उसमें पढ़ना है, वो सभी कुछ बताऊंगी। हो सके तो आप अपनी बुक लेकर बैठ जाइए अभिव्यक्ति और माध्यम की, तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें उसमें करनी है और क्या नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि कुछ उसमें अगर 11th का दिया है तो कुछ ऐच्छिक के लिए है, कुछ आधार के लिए, मतलब कुछ उसमें पोर्शन कोर के लिए है, कुछ इलेक्टिव के लिए, तो अलग अलग है। ध्यान से उसको हम पढ़ेंगे और साथ ही हम यहाँ देखेंगे कुछ रचनात्मक अभिव्यक्ति, यानी हमारे पास कुछ लेखन कार्य भी आते हैं, तो उन्हें भी हमें ध्यान से देखना होगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी बुक आरोह भाग 1 के साथ, ठीक है। ये हमारी 11th की बुक है। तो क्या है यहाँ पर देखेंगे, हमारी ये बुक जो है आरोह, ये गद्य खंड और पद्य खंड 2 खंडों में विभक्त है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारे पास गद्य खंड का जो पाठ संख्या 1 आ रही है वो है नमक का दरोगा। तो नमक के दरोगे में हम देखेंगे कि जब हमारे देश में नमक के ऊपर टैक्स लगा हुआ था तो उसकी कालाबाजारी बहुत होती थी, तो नमक का पूरा एक विभाग बना दिया गया था। तो उसकी एक कहानी है कि किस तरीके से जो है एक ईमानदार दरोगा आता है, उसके ऊपर किससे लांछन लगते हैं और बाद में उसकी उस ईमानदारी की जय भी होती है। फिर है प्रश्न पाठ संख्या 2, कृष्णा सोमवती की मियाँ नसीरुद्दीन। तो किस तरीके से हमारी जो लेखिका है वो मियाँ नसीरुद्दीन से मिलती हैं, जो कि 56 प्रकार के नान बना लेते हैं, जिन्हें नानबाई बोला जाता है, उनके बारे में इस पाठ में देखेंगे। पाठ संख्या 3 है सत्यजीत राय की अप्पू के साथ 2.5 साल। पिक्चर बनाई उन्होंने, तो किस तरीके से उसे बनाने में 2.5 साल लगा, क्या क्या मशक्क़त हुई, उनको क्या क्या परेशानियां हुई, इस पाठ में समझेंगे। फिर है हमारा पाठ संख्या 4, बालमुकुंद गुप्त जी का विदाई संभाषण। लॉर्ड कर्जन की जो वो विदाई हुई थी उस पर उन्होंने संभाषण बताया था कि आप अगर भाषण दोगे तो आप क्या बोलोगे अपने भाषण में, इसके बारे में उन्होंने बताया है। पाठ संख्या 5 है शेखर जोशी जी का गलता लोहा। समय की परिधि में जो बच्चा पढ़ना चाहता था वो नहीं पढ़ पाता, उसकी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं। इतना होनहार बच्चा होता है, एंड में वो सिर्फ क्या हो जाता है, एक मतलब टेक्नीशियन के तौर पे जानता है, जबकि उसी के गांव का एक लोहार बच्चा होता है। दोनों लोग वहाँ बैठकर सोचते हैं अपने जीवन की पिछली बातें कि क्या क्या हमारे साथ हुआ, क्या क्या चीज़ें। तो सभी कुछ इस पाठ में हम समझेंगे कि परिस्थितियाँ क्या से क्या कर देती हैं। फिर पाठ संख्या 6 है हमारा कृष्णनाथ जी का स्पीति में बारिश। लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति ऐसी जगह है ड्राई कि जहाँ पे कभी बारिश नहीं होती, लेकिन जब हमारे लेखक जो है वहाँ पर गए तो उस दौरान वहाँ बारिश हुई। बहुत कम बारिश होती है और जब बारिश होती है तो उसे बहुत शुभ माना जाता है। तो लेखक के यात्रा के दौरान वहाँ पर बारिश हुई तो इसे बहुत ही शुभ माना गया वहाँ पर। तो ये एक यात्रा वृत्तांत है, उसको देखेंगे। फिर है आपका गद्य खंड शुरू हो रहा है ना, गद्य खंड ही हमारा चल रहा है। पाठ संख्या 7 में हमारा गद्य खंड रहेगा मनु भंडारी जी का रजनी। बहुत पहले टीवी पे एक सीरियल आता था रजनी, ये उसी का एक एपिसोड यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है कि किस तरीके से पढ़ाई का व्यवसायीकरण हो रहा है ट्यूशन के नाम पर। इस मुद्दे पर ये पूरा चैप्टर है। फिर है पाठ संख्या 8, कृष्णचंदन का जामुन का पेड़। ये एक व्यंग से परिपूर्ण है, सरकारी प्रक्रिया का कितना डिले होना, कि किस तरीके से एक जामुन के पेड़ गिर जाता है, उसके नीचे आदमी दब जाता है, और सरकारी प्रक्रिया में खाली भाई क्या था, उस पेड़ को काट के निकाल के उस आदमी को, लेकिन इस प्रक्रिया में 3 से 4 दिन लग जाते हैं और वह व्यक्ति उसी के नीचे दबे दबे मर जाता है। तो एक व्यंग है ये सरकारी प्रक्रिया पर। पाठ संख्या 9 है जवाहरलाल नेहरू की भारत माता। भारत माता कौन है जिसकी हम जय बोलते हैं, इसी को यहाँ पर इस लेख में नेहरू जी ने डिस्क्राइब किया है कि क्या होती है भारत माता, कौन होते हैं जिनकी हम जय बोल रहे हैं। पाठ संख्या 9 है सैयद हैदर रजा का आत्मा का ताप।
हमारी आत्मा का ताप, हमारी आत्मा की शुद्धिकरण, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हम उन सब चीज़ों के बारे में इस पाठ में समझेंगे। अब यहाँ से हमारा काव्य खंड शुरू होता है, ठीक है। तो ये हमारे कितने चैप्टर टोटल आए, 10 चैप्टर हमारे गद्य खंड में थे। अब हमारे आ रहा है काव्य खंड। तो काव्य खंड से जो हमारा शुरू हो रहा है, उसमें सबसे पहला जो पाठ आ रहा है वो है कबीर का। कबीर के 2 यहाँ पर पद दिए गए हैं, हम तो एक एक करी जाना, और दूसरा है संतो देख जग बैराना। ये 2 पद हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं कबीर जी के। पाठ संख्या 2 में मीरा जी के पद प्रस्तुत है, जिनमें एक है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और दूसरा पद है पग घुंघरू बांध मीरा नाची। बहुत ही फेमस पद है। इसमें हम देखेंगे कि मीरा जी की भक्ति श्री कृष्ण जी के लिए किस हद तक, किस पार तक है, ये सब चीजें। फिर उसके बाद आते हैं तीसरा पाठ, राम नरेश त्रिपाठी जी का पथिक। एक पथिक जो है कितनी जल्दी जल्दी अपने घर को चलता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं उसके रास्ते में, उसकी सोच में, सभी कुछ इस पाठ में हम जानेंगे। पथिक मतलब जो राह में चलता है, अपने डेस्टिनेशन पहुंचना चाहता है जल्द से जल्द, वो सारी चीज़ें। पाठ 4 है सुमित्रानंदन पंत जी की वे आंखें। क्या है सुमित्रानंदन पंत जी की वे आंखें। ये आंखें हैं एक गरीब किसान की। किसकी हैं? एक गरीब किसान की आंखें, और उन आंखों के माध्यम से गरीब के जीवन में घट रही सारी घटनाओं का परिदृश्य हमारे सामने प्रस्तुत होगा। गरीब मतलब समझेंगे किसान की आंखें। फिर है पाठ संख्या 5 भवानी प्रसाद मिश्र की घर की याद। हमारे भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। उस दौरान उन्हें घर की याद आती है, तब उन्होंने ये कविता लिख ली। बाहर सावन की रिमझिम बूंदें बरस रही हैं और घर में और दिल में उनको घर की याद आ रही है। सुंदर कविता है, इसको पढ़ेंगे। फिर है पाठ संख्या 6 त्रिलोचन जी की चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। तो यहाँ पर एक छोटी सी लड़की है जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो त्रिलोचन जी से समझाते हैं कि तुम पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई मतलब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारा पति दूर चला जाएगा, तो तुम्हारे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो वो तरह तरह के तर्क देकर बस इस चीज़ का खंडन कर रही है कि उसको नहीं पढ़ना है। इस कविता में हमें त्रिलोचन जी ने ये दिखाया है। फिर है आपका पाठ संख्या 7 दुष्यंत कुमार जी की गज़ल। बहुत ही अच्छी गज़ल है, और गज़लें क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, ये सभी कुछ हमने इस पाठ में आपको समझाया है कि गज़लें शायरी यानी कि शेर जो किए जाते हैं उनके माध्यम से बनती है, इनके अर्थ जुदा रहते हैं, सभी कुछ है। गज़ल बहुत अच्छी है, इसको देखिएगा। जो प्रेजेंट समय है उसमें क्या कहते हैं, अभी के समय में जबकि लिखी गई है, तो शासन के ऊपर ये तंज की हुई बहुत से इसके अंदर शेर दिए गए हैं। फिर पाठ संख्या 8 अक्क महादेवी की है। 2 यहाँ पर दिए गए हैं। 2 पहली जो कविता है वो है हे भूख मत मचल, अर्थात जो उनको भूख प्यास लगी है, अर्थात उन्होंने इस अहंकार को भूख के रूप में दिया है, तो उन्होंने सबसे पहले अपने अहंकार को नष्ट करने की बात बोली है। तो उसके लिए उन्होंने अपने आप को इतना ऐसी भयंकर परिस्थितियों में ला देने की बात करी है इस कविता में, जिसे हम समझेंगे कि भूख को हमें नहीं मचलना। फिर दूसरा है मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। अक्क महादेवी शिव की अनन्य भक्ति, तो उन्होंने अपने आप को जूही का फूल बताया है जो वो भगवान शिव पर अर्पण कर रही हैं। फिर है पाठ संख्या 9 अवतार सिंह पाश की सबसे खतरनाक। क्या होता है खतरनाक, क्या चीज़ें होती हैं, क्या सोच होती है। हम सोचते हैं कि हमें पुलिस पकड़ ले जाए तो खतरनाक है, हमें बेवजह मारे तो खतरनाक है, लेकिन वही बोलते हैं ये परिस्थितियाँ खतरनाक नहीं, इससे भी ज़्यादा भयानक जो है खतरनाक परिस्थितियाँ होती हैं, जो हमें इस कविता में देखेंगे। फिर है हमारा पाठ संख्या 10 निर्मला पुतुल की आओ मिलकर बचाएं। संथाल परगना की, झारखंड की मिट्टी को उन्होंने बचाने की बात करी है कि वहाँ की संस्कृति सभ्यता इन सभी को बचाना है, आदिवासी सभ्यता को बचा कर रखना है। इस कविता में उन्होंने संथाल परगना की मिट्टी, वहाँ की संस्कृति सभ्यता सभी को बचाने की अपील करी है। तो ये तो हमारी हो गई बुक आरोह। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारी बुक है वतान भाग 1। वतान में हमारे पास कुछ पाठ दिए गए हैं। क्या है?
पहला पार्ट है कुमार गंधर्व का, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इस पार्ट में हम लता मंगेशकर जी की गायकी, उनके खुद के व्यक्तित्व, उनकी जो है तुलनात्मक, हम क्योंकि वो एक शास्त्रीय संगीत ज्ञाता भी थी और पार्श्व गायिका भी थी, यानी प्लेबैक सिंगर भी थी, तो दोनों ही चीज़ें हम उनकी यहाँ पर समझेंगे कि कितनी अच्छी गायिका वो रही हैं। फिर उसके बाद है आपका पाठ संख्या 2, अनुपम मिश्र जी की राजस्थान में की रजत बूंदे। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और वहाँ पानी नहीं पाया जाता, तो उस पानी को इकट्ठा करने के लिए वहाँ एक अलग सी तकनीक है। लोग पानी को पाने के लिए कुएं बनाते हैं, लेकिन वहाँ कुएं की जगह कुइयों का निर्माण किया जाता है। ये कुइयाँ क्या होती हैं, क्या इनको कैसे बनाया जाता है, इनकी क्या अहमियत है, इनके बनाने वालों की क्या अहमियत है, सभी कुछ इस पाठ में देखेंगे। फिर है पाठ संख्या 3 आपकी बेबी हालदार की आलो आधारी। ये एक जो है हम बोलेंगे आत्मकथा टाइप की है। बेबी हालदार जी ने अपने बारे में लिखा है इसमें, किस तरीके से उनके जीवन में कितना संघर्ष रहा। घर में काम करने वाली एक स्त्री जिन्होंने एक अच्छे सपोर्ट का, जो तातुश का सपोर्ट मिला उनको, उनके एक काम करने वाले मालिक का सपोर्ट तातुश का मिला, उनकी अपनी खुद की मेहनत और लगन रही, जिसके बल में वो बहुत बड़ी एक लेखिका बन गई। तो ये सारी उनके जीवन की जद्दोजहद इस पाठ के अंदर हम देखेंगे। तो ये है। अब इसके बाद एक पार्ट आपका रिसेंटली जो इसमें डाला गया है वो भारतीय कलाएं हैं। इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न तो नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसको पढ़ना ज़रूर है कि भारतीय कलाएं क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पाठ में। और लास्ट है आपका लेखकों के बारे में, यानी कि ये जितने भी चैप्टर अभी हमने पीछे देखे हैं, आपके आलो आधारी, अनुपम मिश्र, कुमार गंधर्व, इन सभी के बारे में इसमें इनका परिचय दिया रहेगा कि ये लेखक कौन है, कब जन्मे, इनकी कृतियाँ क्या हैं, शैली क्या है, सभी कुछ हम इसमें देखेंगे। तो ये हमारी पुस्तक हो गई वितान। अब हम आते हैं यहाँ पर, क्या चीज़ आ रहे हैं हम, हमारी बुक तीसरी है। तीसरी कौन सी है? अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम में हमारी जो पुस्तक है, ये याद रखिए, ये क्लास 11th और 12th की कंबाइंड बुक है। क्या है? कंबाइंड बुक है। तो इसमें कुछ चैप्टर 11 के हैं, कुछ 12 के हैं। अब 11 के जो चैप्टर है उसमें कुछ हमारे इलेक्टिव के हैं और कुछ कोर के हैं। क्या होंगे इनको देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले ये कई इकाई में, तो प्रथम जो इकाई नंबर 1 है उसमें है जनसंचार माध्यम और लेखन। तो उसमें पाठ संख्या 1 जो है वो है जनसंचार माध्यम। ये कक्षा 11 की आधार और ऐच्छिक दोनों, यानी कि कोर इलेक्टिव दोनों में ही ये चैप्टर्स आएंगे। फिर आते हैं पाठ संख्या 2, पत्रकारिता के विविध आयाम। ये भी हमारे पाठ 11 के ही आधार और ऐच्छिक दोनों ही पाठ्यक्रम में आएंगे। फिर आते हैं दूसरी इकाई। देखिए, पाठ संख्या 1 और 2 के बाद सीधे हम दूसरी इकाई में आ रहे हैं हमारी पाठ संख्या 9 पे, यानी कि इकाई 2 है वो है सृजनात्मक लेखन। तो पाठ संख्या 9 में जो आ रहे हैं वो है डायरी लिखने की कला। लोगों को डायरी लिखने का बहुत शौक होता है ना, अपने पूरे डेली रूटीन वगैरह के बारे में, तो उसको कैसे लिखा जाता है, क्या किया जाता है, ये सब कुछ। तो ये है पाठ, ये कक्षा 11 के आधार और ऐच्छिक दोनों, यानी कि कोर और इलेक्टिव दोनों के लिए ये चैप्टर रहेगा। फिर आते हैं पाठ संख्या 10, कथा पटकथा। ये भी हमारी 11 के आधार और इलेक्टिव, यानी कि कोर और इलेक्टिव दोनों के लिए ही है। अब आते हैं हमारी इकाई संख्या 3, जिसमें है व्यवहारिक लेखन। व्यवहारिक लेखन में सबसे पहले आ रहा है पाठ संख्या 14। ये है कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। ये कक्षा 11 के आधार और ऐच्छिक दोनों के लिए दिया जा रहा है। फिर है पाठ संख्या 15, यह स्ववृत्ति यानी कि बायोडेटा। जब हम कहीं जाते हैं क्या कहते हैं इंटरव्यू के लिए, तो हमें अपना बायोडेटा देना पड़ता है ना, वो चीज़ होती है स्ववृत्ति। लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। तो एक एप्लीकेशन देते हैं हम पहले, आवेदन पत्र, और उसके साथ ही अपना बायोडेटा अटैच करते हैं ना, तो ये उसके लिए बारे में। तो ये भी हमारे कोर इलेक्टिव दोनों के लिए। फिर आते हैं हमारा आखिरी पाठ है पाठ संख्या 16, कोश एक परिचय। तो इसमें क्या रहेगा, कक्षा 11 के आधार के लिए, मतलब ये सिर्फ कोर के लिए है, इलेक्टिव के लिए नहीं है, ये चैप्टर कोर के लिए रहेगा। तो ये हमारी थर्ड बुक अभिव्यक्ति और माध्यम हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे रचनात्मक अभिव्यक्ति। इसके अलावा बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद करनी होंगी,
उनमें आपका आएगा अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, यानी कि गद्य और पद्य आएंगे, उस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आते हैं अप्रत्याशित विषय पर रचनात्मक लेखन, यानी कि आपको कोई एक ऐसा विषय दिया जाएगा जो आपने सोचा नहीं हो और उस पर आपको लेखन कार्य करना होगा। तो ये किस तरीके से किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि आप जो हैं एक पेन हैं, अब आप पेन के तौर पर आप अपने आप को एक पेन समझेंगे और तब आपको लेख लिखना है, तो ये हो जाएगा अप्रत्याशित विषय पर। फिर आते हैं चौथा हमारा औपचारिक पत्र, आपसे पत्र दिया जाएगा, आपको कौन सा है, आपसे सिर्फ औपचारिक पत्र पूछा जा रहा है। तो ये हो गया हमारा क्लास 11th हिंदी कोर का टोटल सिलेबस जो इस साल पूछा जाने वाला है आपसे। ये सारा ही हमारे चैनल यानी मैग्नेट ब्रेन्स पे कंप्लीट है। आप यहाँ पर आकर इसको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा चैनल मैग्नेट ब्रेन 100% फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराता है। तो आइए और अपने सभी डाउट्स जितनी भी हैं सभी कुछ यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।